अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आरसीसी के कोर्स में चैप्टर 12 ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। चैप्टर 12 का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ये हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसका जस्ट इंट्रोडक्शन ही आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। डिज़ाइन प्रोसीजर और डिज़ाइन एग्जांपल आपके कोर्स से ओमिट कर दी गई हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो रेलेवेंट चीज़ें हैं मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड की हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, दोहरी रीइंफोर्समेंट वाले बीम का डिज़ाइन। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 10, रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, वो एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन हमने सीखा था। जबकि ये जो चैप्टर 12 है इसमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन आपने सीखना था। तो पहले इसका तारफ़ देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये आपकी बुक से ही लिया गया है, तो इसी बुक में जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उसी को हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा इसको रिव्यू करने में आसानी रहे। तारुफ, इंट्रोडक्शन। आरसीसी कंक्रीट और स्टील के मिलने से बनती है। स्टील कंप्रेशन और खिंचाव, टेंशन दोनों में काफ़ी मजबूत होता है, जबकि कंक्रीट कंप्रेशन में तो मजबूत है लेकिन टेंशन में काफ़ी कमज़ोर है। तो ये तो बात आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसीसी इज़ ए कंपोजिट मटेरियल जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों चीज़ें कंबाइन होकर ये एज ए मेंबर एक्ट करती हैं। तो जो स्टील है वो टेंशन में और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रांग होता है, और जो कंक्रीट है वो टेंशन में वीक होती है जबकि कंप्रेशन में वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसीलिए आमतौर पर आरसीसी डिज़ाइन में बीम की खिंचाव वाली साइड पर लाजमी तौर पर स्टील इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस बीम के जिस फाइबर में टेंशन आती है वहाँ पे आप स्टील यूज़ करते हैं, जिस फाइबर में कंप्रेशन आती है वहाँ पे आप उसको कंक्रीट को यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात मख़सूस वजूहात की बिना पर बीम की खिंचाव वाली तरफ के अलावा दबाव वाली तरफ भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि आपको जो कंप्रेशन साइड है बीम की उसमें भी स्टील को इस्तेमाल करना पड़ जाता है। वो कौन सी वजूहात हैं? जब बीम का साइज़ महसूस हो कि एक आपने साइज़ फिक्स कर दिया कि इस साइज़ का बीम बनाना है, तो तब आपको उसकी कंप्रेशन साइड पे भी कंप्रेशन साइड पे भी स्टील यूज़ करना पड़ जाता है। इसके अलावा जब बीम पर मुख्तलिफ सिमतों में लोड अमल कर रहा हो, बीम के ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है, वर्टिकल लोड भी लग रहा है और अप साइड लोड भी अगर लग रहा हो, तो तब भी आपको कंप्रेशन साइड पे भी स्टील इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो ऐसा बीम जिसमें आप ना सिर्फ टेंशन साइड पे स्टील डालते हैं जबकि कंप्रेशन साइड पे भी आप स्टील डालें, तो ऐसे बीम को आप दोहरी रीइंफोर्समेंट वाला बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहा जाता है कि डबल साइड के ऊपर आपने स्टील को यूज़ किया है। बॉटम साइड पे भी स्टील के बॉटम फाइबर में भी आपने बीम के स्टील डाला है और टॉप फाइबर ऑफ द बीम भी आपने स्टील यूज़ किया। तो ऐसे बीम को आप डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं।
ऐसे बीम में पैदा होने वाली टेंशन वाली तरफ सिर्फ स्टील, जबकि कंप्रेशन वाली तरफ स्टील और कंक्रीट मिलकर बर्दाश्त करते हैं। जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो सिर्फ कंक्रीट नहीं बर्दाश्त करती, बल्कि साथ स्टील भी डाला जाता है, और दोनों स्टील और कंक्रीट दोनों मिल के कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को बियर करती हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर में ऐसे बीम डिज़ाइन करके हर मंजिल की ऊंचाई कम की जा सकती है। तो जैसे पहले बताया कि बीम का साइज़ महसूस हो, कि बीम का साइज़ फिक्स हो, तो बाज़ औक़ात आपको क्लियरेंस अचीव करने के लिए आपको बीम का साइज़ कम रखना पड़ता है। या बीम का साइज़ आप उसकी जो बीम की जो हाइट है वो कम करेंगे, तो वो जो कंप्रेशन है वो फिर उसको बर्दाश्त करने के लिए कंक्रीट आपने कम कर दी, तो उसको फिर आपने वो जो कमी की है कंक्रीट की, उसकी जगह पे आप स्टील डाल देते हैं। तो फिर जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं वो कंक्रीट और स्टील दोनों मिलकर बर्दाश्त करती हैं। तो इस तरह आपके पास हेडरूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आपने पढ़ा था ना सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में कि जो आप अफेक्टिव डेप्थ मालूम करते हैं वो डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया से फाइंड करते थे। जैसे स्पैन ओवर 16 का फार्मूला आप यूज़ करते थे, स्पैन ओवर 20 का फार्मूला यूज़ करते थे, तो उससे आपके पास एच मिनिमम की वैल्यू आ जाती थी। तो अगर आपने उस एच मिनिमम से भी कम हाइट को यूज़ करना है बीम के अंदर, तो फिर आपको कंप्रेशन साइड के ऊपर भी स्टील को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे बीम को आप, जिसमें आप टेंशन साइड पे बीम स्टील को डिज़ाइन करते हैं और बीम की कंप्रेशन साइड पे भी आप बीम स्टील को डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसे बीम को आप डबली रिइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। इसी बीम को ग्राफिकली भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एक साइड पे आप देख रहे हैं ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, कि इसमें आपने टेंशन साइड के ऊपर आपने स्टील को डिज़ाइन किया था। राइट साइड पे जो बीम है वो डबली रिइंफोर्स्ड बीम है, इसमें टेंशन साइड पे भी बीम स्टील को आपने डिज़ाइन किया था और कंप्रेशन साइड पे भी स्टील को आपने डिज़ाइन किया था। तो ऐसे बीम को आप डबली रिइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। अब देखते हैं कि बिहेवियर क्या है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम बिहेव कैसे करता है। जिस तरह आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की विड्थ डायग्राम पढ़ी थी, उसी तरह डबली रिइंफोर्स्ड बीम की भी विड्थ डायग्राम है, जो कि स्ट्रेन और स्ट्रेसेस और फोर्सेस जो इसके ऊपर अमल कर रही हैं उनको एक्सप्लेन करती है। तो ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है डबली रिइंफोर्स्ड बीम का। अपर फाइबर से लेके इस स्टील के सेंटर तक जो फासला है उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है, और टॉप फाइबर से लेके जो टॉप स्टील के सेंटर तक जो फासला है उसको आप डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डैश प्रिंट नहीं हुई तो आप इसको डैश कर दें, डी डैश कंसीडर करें। तो ये इसकी विड्थ है बीम की और ये इसकी ओवरऑल हाइट है। ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये आप जानते हैं। ये स्ट्रेन इन स्टील इन टेंशन साइड and strain in steel in compression side, and this is the strain in concrete that, and maximum allowable strain in concrete is 0.003। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये स्ट्रेसेस की डायग्राम है। नीचे स्टील की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, जो टेंशन साइड पे स्टील की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं स्टील के अंदर, उनको एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो कंप्रेशन साइड के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, ये कंक्रीट में स्ट्रेसेस हैं और ये स्टील में स्ट्रेसेस हैं, लेकिन कंप्रेशन साइड के ऊपर। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर कंप्रेशन साइड है और नीचे नीचे टेंशन साइड है। इसी तरह इनके जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं उनको इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल टेंशन इक्वल AS इंटू FS, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेसेस इन स्टील। तो इससे आपके पास टोटल टेंशन आ जाएगी। ऊपर क्या है, टोटल कंप्रेशन। कंप्रेशन के ऊपर दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो कंप्रेशन ड्यू टू कंक्रीट, द पार्ट ऑफ द स्ट्रेसेस दैट विल बियर बाय कंक्रीट इज रिप्रेजेंटेड बाय CC, एंड द पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस दैट
compressive stresses that will bear by steel is represented by CS। तो जो कंप्रेसिव साइड के ऊपर जो कंप्रेशन है वो इन दो कंपोनेंट की वजह से बियर होगी, और नीचे जो टेंशन है वो इस कंपोनेंट की वजह से बियर होगी, स्टील के कंपोनेंट की वजह से। तो अब आप देखते हैं कि टोटल टेंशन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेसेस इन स्टील। इसी तरह आप CS कंप्रेसिव फोर्सेस इन अपर स्टील, कंप्रेशन इन स्टील, दिस इज द CS। इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। AS डैश कि जो आपने अपर साइड पे जो एरिया ऑफ स्टील यूज़ किया उसको आप AS डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और FS डैश उसमें जो स्ट्रेसेस होंगी उसको आप FS डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह CC compression in concrete, and this can be calculated by evaluating this area of rectangle and multiplying it to its width. Area of rectangle is 0.85 times FC prime times A, and B is the width of beam. Total tension for equilibrium condition, total tension must be equal to total compression. Total tension must be equal to total compression, and total compression is made up of two parts: compression in concrete and compression in steel. Total tension equals ASFI, and total compression is 0.85 times FC prime B into A. This is the total compression, and this is the total compression in steel. AS dash multiply by FY। तो ये तो थी इसकी फोर्सेस। अगर फोर्सेस का पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डबली रीइंफोर्स बीम के अंदर उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप एक्सप्लेन करें, उसके अंदर टोटल फोर्सेस को शो करें, या उन फोर्सेस का फार्मूला लिखें, तो आपने ये फार्मूला उसके अंदर लिखना है। अब दूसरी जो चीज़ इसके अंदर डेवलप होती है वो है मोमेंट। ये जितनी फोर्सेस इसके ऊपर अमल कर रही हैं, इसी डायग्राम का ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना दिया। तो ये जो फोर्सेस अमल कर रही हैं ये इस मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करके ये मोमेंट भी क्रिएट करती हैं। तो जिस तरह टोटल जो टेंसाइल फोर्सेस थी, टोटल टेंशन इक्वल्स टोटल कंप्रेशन, इसी तरह मोमेंट आर्म भी आपके पास टोटल मोमेंट आर्म किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंट कैपेसिटी किसके बराबर होगी, Mn1 प्लस Mn2। टोटल मोमेंट कैपेसिटी ये स्टील की वजह से डेवलप होती है, और दोनों के जो काउंटर मोमेंट होता है वो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से होता है। कि ये जो कंपोनेंट है मोमेंट का, इस वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रही है वो इन दोनों कंपोनेंट के मोमेंट के इक्वल्स होनी चाहिए, के बराबर होनी चाहिए। तो Mn1 का फार्मूला क्या होगा, CS कंप्रेशन इन स्टील मल्टीप्लाई बाय दिस मोमेंट आर, D माइनस D डैश, और CS किसके बराबर है, AS डैश मल्टीप्लाई बाय FY डैश D माइनस D डैश। तो इससे आपके पास मोमेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कंपोनेंट, तो ये जो CS की वजह से जो कंप्रेशन इन स्टील है इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसका फार्मूला ये है। Mn2 is moment capacity of this CC force। ये जो इस CC फोर्स से जो कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट है इसकी वजह से जो मोमेंट काज हो रही है दैट इज डिनोटेड बाय Mn2। उसका फार्मूला क्या होगा, CC दिस फोर्स
मल्टीप्लाई बाय दिस मोमेंट आर्म एंड मोमेंट आर्म इक्वल डी माइनस ए बाई 2। तो इस फोर्स को इस मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोमेंट कैपेसिटी 2 आ जाएगी। अब सी को फोर्स को हमने बजाय कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस है उसको यूज़ करने की बजाय हमने इन टर्म ऑफ स्टील ले लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। सी की वैल्यू को आप इन टर्म ऑफ स्टील भी लिख सकते हैं, डैट इज़ ए एस एफ आई माइनस ए एस डैश एफ आई डैश। अब ये कैसे आ गई? अब सी की वैल्यू हम इस जगह से देखते हैं। अगर आपको ये चाहिए सी की वैल्यू तो वो किसके बराबर होगी? ये सी एस दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो सी इक्वल टेंशन माइनस सी एस। इसी तरह ये सी की वैल्यू है, ये किसके बराबर हो जाएगी? ए एस एफ वाई माइनस ए एस डैश एफ वाई डैश। उसी तरह इस सी को हमने ए एस एफ वाई माइनस ए एस डैश एफ वाई से हमने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाकी डी माइनस ए बाई 2 ये लीवर आर्म है इसका। अब इन दोनों को टोटल जो कैपेसिटी होगी वो इन दोनों के समेशन के बराबर है, तो टोटल कैपेसिटी इक्वल ए एस डैश एफ वाई डैश डी माइनस डी डैश, दैट इज दिस कंपोनेंट mn1 प्लस mn2 दिस कंपोनेंट ए एस एफ वाई माइनस ए एस डैश एफ वाई डैश डी माइनस ए बाई 2। तो स्टूडेंट आपके जो कोर्स के अंदर जो जितना कुछ इंक्लूडेड था वो इसके लेक्चर के अंदर मैंने कवर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर आपको समझ आ गई है इसको आप अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लें। बुक के अंदर इसमें कुछ ज़्यादा इसकी डिटेल शामिल नहीं है, तो जो पहला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो मैंने आपकी बुक से ले लिया है। तो दूसरा जो ये जो फोर्सेस विटनेस डायग्राम और ये जो मोमेंट कैपेसिटी है ये मैंने किसी और बुक से लेके तो आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें, फोर्सेस का फार्मूला लिखते हैं, टोटल मोमेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा पेपर में। तो आप इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ की तैयारी कर लें। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही मेरा आज का जो लेक्चर है वो कंक्लूड हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नई टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।